गौरांग सर, आपसे जरा ये क्रूड रिलेटेड कंपनीज पर व्यू चाहेंगे। ओएनजीसी में हमने देखा कि 350 रुपये के आसपास तक इसका भाव चला गया था, लेकिन जैसे क्रूड कमजोर हुआ, ऊपरी स्तरों से करीब 20-22% की नरमी आई, ओएनजीसी का भाव भी गिरा 290 रुपये के आसपास। क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला गौरांग सर शेयर है क्या? और ओएमसीज को लेकर भी जरा अपना व्यू शेयर कर लीजिएगा। तो अभिषेक 330 के लक्ष्यांक है। ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना हमारे तरफ से। इसके साथ साथ जो अपस्ट्रीम कंपनी जिसे कहते हैं या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां हो गई, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर अपस्ट्रीम कंपनीज आप कह सकते हैं। ये पर इन पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। और हाल ही में मेरे ख्याल से ओएनजीसी को कुछ कुदरती भंडार मिला था तेल और गैस का, KG-D6 बेसिन में। और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत जल्द शुरू होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी आपने प्रश्न पूछा है, तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, ये तीनों पर ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। देखिए अभिषेक, ये समझना होगा आप डीटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को कि जब कच्चा तेल ऊपर जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, माफ कीजिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है। जब कच्चा तेल नीचे जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो इन्वेंट्रीज वगैरह जो होती है वो एडजस्ट होना होता है। और फिर उस पर मार्जिन, रिफाइनिंग मार्जिन के ऊपर उसका असर पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक। तो और एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल इस स्तर पर आया। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वहां पर टिका रहे। खाड़ी में जो परिस्थिति है युद्ध को लेकर के, वो ज्यादा आक्रामक ना हो, क्योंकि ये एक वजह हो सकती है कच्चे तेल में जो ठंडापन आया है उसमें फिर से उबाल आने के लिए। समझा कि ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या कुछ करना है, और गौरांग जी ने हमें अच्छे से बताया भी कि क्रूड के मूवमेंट से कैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को और साथ ही ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ना करें, माफ़ कीजिएगा, किस तरीके से आप उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इस पे खास तौर से ध्यान रखना है। मेटल्स में हम देख रहे हैं कि मूव थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एक तो वहाँ पर कुछ कुछ ब्याज दरों को लेकर भी पॉजिटिव एक खबर आई थी। और देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल भी आ रही है नाल्को को लेकर। अभी शिवांगी ने अपनी राय दी है। हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को टॉप गेनर है 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ। मेटल्स में आप ये मूव कितने सस्टेनेबल दिख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बार का मूव थोड़े अलग संकेत दे रहा है, और अगर किसी को पोजीशन लेना हो 6 महीना साल भर, वो भी कर सकते हैं? तो कुछ 5 कंपनियां हैं जो मेरी विचार, अगर मेरे मतलब याद शक्ति अगर सही है, हमारी खरीदारी की सूची में टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल। और ये जो हम रुझान बेहतर या परिस्थिति बेहतर इसलिए देख रहे हैं अभिषेक, क्योंकि चाइना से जो डंपिंग हो रही थी बाकी अन्य देशों में और भारत में, उसको लेकर के सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए। और प्रोत्साहन सरकार के तरफ से स्थानीय धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको बहुत बड़े मायने पर मिल रहा है। अ, और फेरस नॉन फेरस जो मेटल्स के दाम है कमोडिटी मार्केट में, वहां पर भी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हैं हम। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर भी ये रहा है अगर आप तुलना करें बाजार की या फिर बाकी अन्य क्षेत्रों की। और कुछ चीजें जो मुझे सकारात्मक लगती है, एक तो है भारत निर्माण, जहां पर धातु और सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर अगर बढ़िया करता है तो वहां पर भी धातु और सीमेंट की खपत होती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां अगर विस्तार योजनाएं करती है तो वहां पर भी आपको धातु और सीमेंट की खपत होती नजर आएगी। तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि में बहुत बड़े ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे।